आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेज्यूमे राइटिंग। सबको मेरे साथ साथ लिखते जाना नोट्स एकदम अच्छे से। हम लोग ये एक पोर्शन। चीज पूछना था। आप पूछो। मैं जब कुछ दिन सबको टॉपिक मिल गया हो आई होप। रेज्यूमे राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग क्या है? बहुत जन ना रेज्यूमे राइटिंग को सीवी से कंफर्म मतलब कंफ्यूज करता है कि रेज्यूमे राइटिंग मतलब भैया सीवी होता है, करिकुलम वाइटे या फिर बायो डाटा। नहीं, रेज्यूमे राइटिंग इज समथिंग एल्स। अभी तुम लोग है फाउंडेशन में, ठीक है? अभी ये मत लिखना जो हम लिख रहे हैं, तुम लोग है फाउंडेशन में। अभी तुम लोग छोटा बच्चा है। तुम लोग जाओगे जब इंटर में, तब तुम लोग थोड़े बड़े हो जाओगे, और जैसे ही इंटर पार होगा कोई भी एक ग्रुप, यू विल बी एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप। ठीक है? ये आर्टिकलशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अक्सर बोलते हैं बच्चों को कि तुम अगर फाउंडेशन कर रहे हो धनबाद से करो, इंटर कर रहे हो धनबाद से घर बैठे कर सकते हो, आर्टिकलशिप को अच्छे फर्म से करना। ठीक है? तो जब अच्छे फर्म में जाना होगा तो तुम लोग को क्या बनाना होगा? अपना रेज्यूमे। ठीक है? तुम लोग अपना रेज्यूमे बना के दोगे, और फिर आगे वाला जो तुम्हारा इंटरव्यूअर होगा ये देखेगा, और इसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद जब तुम फाइनल दोगे और जॉब के लिए जाओगे तब भी रेज्यूमे बनाना होगा। तो रेज्यूमे जॉब के लिए होता है, काफी जरूरी होता है। ठीक है? तो हम लोग कुछ थ्योरी इसके ऊपर लिखते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले लिखो, रेज्यूमे राइटिंग होता है एक डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय एक सेकेंड यूज्ड बाय one person, a document used by one person to present their background and skills. It is a document used by one person to present their background and skills, used for variety of reasons. अलग अलग रीजन के लिए ये डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है? बट ज्यादातर, बट मोस्टली फॉर जॉब्स। रेज्यूमे राइटिंग ज्यादातर जॉब्स के लिए होता है। ठीक है? क्या? एक डॉक्यूमेंट जिसमें एक इंसान का बैकग्राउंड, उसका क्या स्किल्स है, वो कहाँ से पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, ये सब चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यूज्ड टू सेल योर मेरिट एंड स्किल्स टू पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स। नौकरी चाहिए? सिंपल वर्ड में नौकरी में क्या करते हैं भैया? हम लोग अपना स्किल्स को बेचते हैं कि यार देखो मेरे पास ये नॉलेज है, ये डिग्री है, और उस हिसाब से हम लोग का रेट लगता है। सिंपल वर्ड में। ठीक है? हमारे वैल्यू तय होता है। तो जब वो वैल्यू तय करना है तो हम लोग अपना मुंह से बोलेंगे, अपना मुंह से अपना बड़ाई करेंगे कि मेरे को जब हम 12th में थे तब इतना परसेंटेज आया था, जब हम 10th में थे तो इतना आया था। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं और उसको दे देते हैं। वो अगला बैठ के देखेगा और उसके बाद हम लोग से छोटा सा इंटरव्यू लेके जज करेगा कि हम लोग को लेना है कि नहीं। ठीक है? ओके। तो रेज्यूमे जो होता है भैया, इसका जन्म कहाँ से हुआ? ये कौन सा वर्ड है? आप सब में हम लोग को सिखाएं कि वो लैटिन है, वो फ्रेंच है, ये कौन सा वर्ड है? रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड। रेज्यूमे का जन्म कहाँ पे हुआ? फ्रांस में। फ्रेंच वर्ड है ये। मीनिंग, रेज्यूमे का मतलब समरी। समरी हम लोग किए ना, समरी राइटिंग। पूरा बड़ा सा पैसेज को छोटा सा करके दिखाना, तो रेज्यूमे भी वही है, तुम्हारा पूरा बड़ा सा जिंदगी को छोटा सा करके दिखाना। ठीक है? इसका हाईलाइट क्या होता है भैया? रेज्यूमे में हाईलाइट क्या है? ऐसा क्या चीज है? भैया ऊपर कीजिए एक बार, क्या? थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना।
रेज्यूमे का हाईलाइट क्या होता है, क्यों जरूरत है रेज्यूमे का? तुम्हारा एक्सपीरियंसेस और क्वालिफिकेशन बताने के लिए, ठीक है? तुम्हारा एक्सपीरियंसेस और क्वालिफिकेशंस बताने के लिए, ठीक है? फॉर डिजायर्ड पोजीशन। अभी क्या होता है, तुम लोग आर्टिकलशिप के लिए गए और तुम लोग को कोडिंग आता है, तुम अपना रिज्यूमे लिख दिए कोडिंग। भाई आर्टिकलशिप में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आर्टिकलशिप करोगे तो उसको क्या क्या मिलेगा? तुमको कोडिंग आता है तो उसको चाहिए कि तुमको टैली आए, तुमको एमएस ऑफिस आए, तुमको कंप्यूटर का बेसिक्स आए, ठीक है? तो जब भी हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस और क्वालिफिकेशंस बताएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन के लिए हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोग आर्टिकलशिप में जा रहे हो, ठीक है, आर्टिकलशिप करने, और एक्सपीरियंसेस में तुम लोग लिख रहे हो कि हम लोग को स्काउट्स के लीडर थे, जैसे स्काउट्स करके एक एनसीसी एनएसएस ये सब का ग्रुप होता है, ये सब का क्लब्स होता है, तो उसके लीडर थे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या चीज का लीडर हो, ठीक है? उसको उस जॉब पोजीशन से रिलेटेड लालच दो कि तुम्हारा ये पोजीशन है ना, उसके लिए हम क्वालिफाइड है, उसके लिए हम एक्सपीरियंस है, ठीक है? ओके, अब आओ, अगर उस पेज में जगह है तो ठीक है, नहीं तो नए पेज में आना। रेज्यूमे, सीवी और बायोडेटा तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है? ऑल द थ्री आर डिफरेंट थिंग्स। रेज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है। रेज्यूमे कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। मीनिंग, इसका मतलब समरी। रेज्यूमे इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब क्या? समरी। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वाइटे। करिकुलम वाइटे ये लेटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है मीन्स कोर्स ऑफ लाइफ। भैया क्या करवा रहे भैया आज? कोर्स ऑफ लाइफ आज हम करवा रहे हैं रिज्यूमे राइटिंग, और तुम काफी लेट हो अरमान। भैया थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है ना अभी। ठीक है, एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज में आओ और लिखना चालू करो। ठीक है भैया। ओके, तो रेज्यूमे है फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब समरी। सीवी का मतलब क्या होता है? करिकुलम वाइटे, जिसका मतलब कोर्स ऑफ लाइफ। और बायोडाटा मतलब तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल डाटा। बायोग्राफिकल डाटा मतलब तुम्हारा जो बायोग्राफी है। अरे संजय दत्त का बायोग्राफी बना, ठीक है, संजू मूवी में, क्या उसका जिंदगी के बारे में बताया, पर्सनल लाइफ के बारे में? तो बायोडाटा इज ऑल्सो समथिंग जो बेसिकली पर्सनल लाइफ पे फोकस करे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या होता है? समरी ऑफ वंस एडुकेशन, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। एडुकेशन, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भैया सीवी में क्या होता है? सीवी और ज्यादा डिटेल्ड होता है, मोर डिटेल्ड, ठीक है? इसमें हम लोग अपना एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बतलाते हैं। सीवी और ज्यादा डिटेल्ड होता है, मतलब 2 3 4 पेज तक भी चल जाता है सीवी, ठीक है? एंड बायोडाटा में पर्सनल इन्फो पे फोकस करता है, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा रिलीजन, ठीक है, तुम्हारा एज, तुम्हारा हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस, ये सब के ऊपर फोकस करता है, ठीक है? तो भैया हम लोग समझे कि रेज्यूमे बेसिकली जॉब के लिए हुआ, सीवी बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, और बायोडाटा जो होता है, शादी वगैरह में हम लोग बायोडाटा भेजते हैं, ठीक है? जब इसी जमाने में अरेंज मैरिज हुआ करता था तब ये बायोडाटा काम आता था, ठीक है? ओके, भैया थोड़ा ऊपर करिए ना।
रेज्यूमे जो होता है ये बेसिकली टारगेट करता है, टारगेट करता है इंडस्ट्रीज को, मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब वगैरह के लिए हम लोग क्या देंगे, रेज्यूमे देंगे। ओके, अच्छा ये किसके लिए होता है, करिकुलम वाइटे फ्रेशर्स के लिए, जो नया नया किसी बड़ा सा कंपनी में जॉब लेने जा रहे हैं, ठीक है, और उनका एकेडमिक्स बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा, वो मतलब अच्छा लाइफ में अपना करके रखा है, मतलब जिसका नहीं होता है बचपन से बहुत तेज है और इतना सारा अचीवमेंट है कि बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, तो बेसिकली वो लोग सीवी बना के देता है। और ये होता है बेसिकली बायोडाटा गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए हो गया, या फिर मैरिज वगैरह वगैरह के लिए हो गया, तो उसके लिए काम आता है। तुम लोग जब अपना रेज्यूमे सीवी ये सब बनाओगे ना, तब तुम लोग को एहसास होगा कि तुम लोग जिंदगी में क्या किया, ठीक है। जब तुम लोग देखिएगा कि तुम लोग को मतलब डालने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम लोग क्या डालोगे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन में, 10-12 तो सब कोई कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस है तुम लोग के पास, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कंपटीशन में लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सरप्राइज है तुम लोग के लिए, हम छोड़ के रखे हैं, जब फील होगा तो याद करना कि हाँ भैया बोले थे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ छोटा छोटा डिफरेंस था। अब एक सवाल आया, क्वेश्चन आया दिल में, कॉपी करते जाना, व्हाट टू इंक्लूड इन रेज्यूमे। भैया रेज्यूमे में क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, जरा बताइए तो। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तुम्हारा ना कॉन्टैक्ट होगा, तुम्हारा ईमेल आईडी देना होगा तुमको, तुम्हारा फोन नंबर देना होगा, ये तुम मोबाइल भी दे सकता है, अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन भी दे सकता है, तुम्हारा घर का एड्रेस देना होगा तुमको तुम्हारे रेज्यूमे में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मानो राम शर्मा, ठीक है, तो ये उसका नाम है। उसके बाद वो क्या देगा, एड्रेस देगा, एड्रेस में मानो 123 कोयला नगर धनबाद झारखंड, और पिन डाल देगा 82, लिख देंगे ऐसे, पिन 826001। फिर देगा वो फोन नंबर देगा, कोई भी 10 डिजिट का नंबर, कोई भी 10 डिजिट का फोन नंबर, और ईमेल आईडी देगा अपना। ईमेल आईडी में मानो राम शर्मा 01@gmail.com। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग अपना कॉन्टैक्ट जो मतलब डिटेल्स है उसको दिखाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वर्क एक्सपीरियंस, तुम्हारा काम को लेकर क्या क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसमें ऑल रेलिवेंट जो जॉब पोजीशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ऑल रेलिवेंट पेड वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। याद रखो क्या क्या बात बोल रहे हैं, रेलिवेंट होना चाहिए, जिस जॉब पोजीशन है उससे रिलेटेड लिखना है, पेड होना चाहिए, पैसा मिला वही वर्क एक्सपीरियंस लिखना, ठीक है, और बस और कुछ नहीं। ये दो चीज तुम्हारा ध्यान रखना है कि रेलिवेंट होना चाहिए और पेड होना चाहिए। अच्छा, अगर इंटर्नशिप है भैया लिख सकते हैं, हाँ, इंक्लूड इंटर्नशिप,
मानो तुम कहीं पे इंटर्नशिप किए 3 महीने का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के से रिलेटेड, तो वो लिख दो, अच्छा बात है। अच्छा भैया, अगर हम कोई वॉलेंटरी या फिर चैरिटी का काम किए तो वो हम लिख सकते हैं? नो, कतई नहीं। चैरिटी का जो तुम कोई भी काम किया, डोनेशन वगैरह, वहां पे शो ऑफ करने का कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद मानो तुम वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हो कि तुम एबीसी कंपनी में काम किए थे 3 साल, तो तुमको वहां का डिटेल देना होगा, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल देना होगा। बोले तो किस स्टेट में था, किस सिटी में था, तुम्हारा क्या पोजीशन था, क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, ये है वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद एजुकेशन, ठीक है, तुम्हारा एजुकेशन से रिलेटेड जो जो चीज लिखना है यहाँ पे वो बताएंगे। लिस्ट ऑल योर डिग्रीज इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब जैसे मानो तुम लोग सीए फाइनल निकाल लिए, तो सबसे पहले सीए फाइनल, फिर बीकॉम का डिटेल, फिर 12th का डिटेल, फिर 10th का डिटेल। 10th के नीचे नहीं कि मेरे को 8 में क्लास में टॉप किए थे और 6 में हम स्कूल टॉप किए थे, वो सब नहीं। 10, 12 और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सीए का जो डिग्री है, उसके अलावा कोई बड़ा डिग्री है तो वो, बट रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि लिखो सेकंड नंबर पे लेटेस्ट डिग्री, और हाईएस्ट भी होना चाहिए। लेटेस्ट डिग्री जो हाईएस्ट हो शुड बी रिटन बिफोर, शुड बी रिटन बिफोर। ठीक है, जैसे कि दिखा देते हैं, ईयर, डिग्री, इंस्टीट्यूशन, परसेंटेज, अगर मार्क्स है तो मार्क्स, सीजीपी है तो सीजीपी, जो तुम लोग को सुविधा लगे। सबसे पहले मानो 2020 चल रहा है, तुम लोग अपना 2020 में एमबीए कंप्लीट किया, कहाँ से? आईआईएम अहमदाबाद से। ठीक है, कितना परसेंटाइल इसमें परसेंटाइल होता है, तो मानो तुमको आया था 99.9 परसेंटाइल, आईआईएम अहमदाबाद में इतना ही चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिटेल सबसे बड़ा वाला लिखें। फिर मानो 2020 में ही नहीं, 2019 में तुम लोग अपना सीए का फाइनल कंप्लीट किया था, कहाँ से? आईसीएआई से। कितना परसेंट आया? मानो 60%, बहुत होता है। ठीक है, सीए में इतना बहुत होता है, 60% आया था, तो वो लिखेंगे। मानो ग्रुप करके क्लियर करके दिखाना है, तो मानो तुम दिखा दो कि ग्रुप 1, ग्रुप 1 2019 में, पहले ग्रुप 2, हाँ लेटेस्ट है ना, तो ग्रुप 2 2019 में हुआ था, 2018 में सीए फाइनल का ग्रुप 1 हुआ था, आईसीआई था इंस्टीट्यूट, परसेंटेज 50%। ठीक है, मानो 2017 में तुम लोग बीकॉम किए थे, बीकॉम, तो ऐसे बीकॉम लिखो, इसमें F&A, इसका मतलब फिनेंस एंड अकाउंटिंग में, कहाँ से? CU यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कितना परसेंट? 65%। तो ये तरीके से तुम लोग देख रहे हो, डेट 2020 पहले, फिर नीचे 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 गए, सबसे बड़ा डिग्री ऊपर, फिर नीचे नीचे डेट के हिसाब से जाते गए। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना कि लेटेस्ट वाला डिग्री सबसे ऊपर होगा। ओके, आफ्टर दैट तुम्हारा स्किल्स से रिलेटेड तुमको कुछ वहां पे हवाबाजी करना होगा। ठीक है, जैसे मानो
तुमको कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, स्किल्स में पूरा कहानी नहीं लिखेंगे कि हम जब क्लास 10 में थे तब से हम कंप्यूटर चलाना अच्छा से जानते हैं, कहानी नहीं लिखना है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, राइट कीवर्ड्स, जो भी कीवर्ड्स है ना उसको लिखेंगे, ठीक है, जो कीवर्ड्स जॉब के लिए जरूरी हो। कौन सा कीवर्ड, यूजफुल फॉर जॉब। अभी तुम लोग मानो आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, तो वो लोग क्या देखेगा कि तुमको टैक्स का काम आता है कि नहीं, तुमको कंप्यूटर में टैली आता है कि नहीं, तुमको कितना ज्ञान है जीएसटी वगैरह के बारे में, वो सब चीज से रिलेटेड उसको चाहिए स्किल। तो कीवर्ड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल, मानो कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, जावा वगैरह आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका जिक्र कर दो, ठीक है। मानो तुमको एमएस ऑफिस आता है, तो उसका जिक्र कर दो, ठीक है। अच्छा, कुछ कीवर्ड है जैसे हम बता रहे हैं, प्रोफिशिएंट, ये वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है, प्रोफिशिएंट। अच्छा, फिर उसके बाद वेल अक्वेंटेड, ठीक है, वेल अक्वेंटेड हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। फैमिलियर, जैसे तुम लोग बोल सकता है वी आर, जैसे हम लोग वहां पे लिख दिए कि फैमिलियर विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा एंड सी प्लस प्लस, प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस वर्किंग, वेल अक्वेंटेड विथ वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब वर्ड जो है ना थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, तो ये सब वर्ड को अपने रेज्यूमे हो, सीवी हो, उसमें इंक्लूड करना है। अच्छा भैया, हमेशा बोलते थे स्कूल में कि अवार्ड्स जीतो फायदा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अवार्ड्स एंड अफिलिएशन, मानो को सर्टिफिकेट वगैरह कुछ सम्मान वगैरह मिला, वो सब अफिलिएशन, तो उसको हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। अभी तुम लोग बोले कि भैया बचपन में ना मेरा स्कूल में एक कंपटीशन, मतलब कंपटीशन क्या, मानो नहीं होता ओल्ड एज की डोनेशन दो या फिर कैंसर वाला डोनेशन दो, ठीक है, वो हुआ था, और उसमें हम स्कूल में सबसे ज्यादा पैसा दिए थे। क्या वो लिखना है? नहीं। कौन सा लिखना है? ओनली दोज, ओनली दोज, ओलंपियाड ये सब ना भैया। नहीं ओलंपियाड भी नहीं, पहले देख लो, ओनली दोज विच वुड मेक सेंस फॉर द जॉब, विच वुड मेक सेंस फॉर द जॉब, फॉर द जॉब। मानो अकाउंट्स का कोई कंपटीशन हुआ था नेशनल लेवल पे, उसमें तुम गए थे, रिप्रेजेंट किए थे अपने कॉलेज को, तो वो लिखो। स्टेट रिप्रेजेंट किए थे कॉलेज को, वो लिखो। टैक्स से रिलेटेड कहीं कुछ बहुत बड़ा किए हो, कोई अवार्ड मिला है या फिर कोई सर्टिफिकेट मिला है, वो लिखो, ठीक है। अरे तुम सीए का काम करने जा रहे हो, तुम क्लास 10th में साइंस ओलंपियाड में रैंक 1 आए थे, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। उनके जॉब के लिए तुम कैसे अच्छे हो, उनको ये दिखाना है, तुमको अपने आप को वहां पर बेचना है। कभी भी ना, अगर तुमको रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल सम्मान वगैरह कुछ मिला है तो उसको नहीं लिखना है, कभी भी नहीं लिखना है। मैं स्पोर्ट्स में अगर कुछ मिला वो नहीं लिख सकते? तुम लिख सकते हो, लेकिन तुमको मतलब तुम खुद सोचो ना, तुम जॉब लेने जा रही हो, तुम्हारे पास कोई जॉब लेने आया है और वहां पे तुमको वो बता रहा है कि हम स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट किए स्टेट में, तो क्या मतलब है उसको? एक इंप्रेशन जम रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं ना हो रहा है, ठीक है। ये हम एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, तुमको अगर अपना सीवी में कल को इंक्लूड करना होगा तुम करना, लेकिन एग्जाम में ये गलती मत करना कि तुम उसका मतलब कोई टॉपिक से हट के चीज बता दो, ठीक है। कल को जॉब लेने जा रही हो और तुमको लगता है कि हम ये चीज इंक्लूड करेंगे तो मजा आएगा, जैसे हॉबी वगैरह लिख रहे हैं और उसमें हम ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि हॉबी में प्लेड बास्केटबॉल एट स्टेट लेवल या फिर एट नेशनल लेवल, वहां पे तुम शो ऑफ कर सकती हो, बट एग्जाम में आई विल रिकमेंड कि शो ऑफ मत करना। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखना है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ये क्या होता है भैया? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मतलब हम लोग लिखते हैं ना कि तुमको जॉब क्यों चाहिए, तो वहां पे लिखते हैं कि आई होप टू अकम्प्लिश ग्रेट हाइट फ्रॉम योर कंपनी हैज अ गुड नेम,
तो ये होता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरी दीज डेज, ठीक है। इनफैक्ट एड प्रोफेशनल समरी, प्रोफेशनल समरी, दोनों का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का एग्जांपल देते हैं पहले। इसमें एक्सप्लेन्स व्हाट यू होप टू अकम्प्लिश, तुम क्या अकम्प्लिश करना चाहती हो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से बेटर है कि प्रोफेशनल समरी दो, प्रोफेशनल समरी। इसमें क्या हुआ, प्रोफेशनल समरी में क्या हुआ, एक्सप्लेन who you are, and what you have accomplished, ठीक है। बेसिकली दो अलग अलग व्यू है तुम्हारे पास। पहला ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है, कि तुमको क्या चाहिए भाई जिंदगी से ये बताओ, और दूसरा कि तुम क्या है और तुम क्या अकम्प्लिश कर चुका है। ये टोटली तुम्हारा चॉइस है। आजकल ज्यादातर लोग प्रोफेशनल समरी लिखते हैं, लेकिन तुम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी लिख सकता है कि आई होप टू अकम्प्लिश ग्रेट हाइट फ्रॉम योर कंपनी हैज अ गुड नेम, बड़ाई बड़ाई करके उसको मक्खन लगाना, वो भी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का बड़ाई भी कर सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस इसका मतलब तुमको कौन बताया इस जॉब के बारे में, हु एडवाइज्ड फॉर द पोजीशन। अभी एग्जाम में ना रेफरेंसेस टाइट रखना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि तुमको अपना रेज्यूमे बनाना है, कतई नहीं, कभी नहीं बोलेगा तुमको कि एग्जाम में तुमको अपना रेज्यूमे बनाना है। एग्जाम में क्या बोलेगा, किसी का नाम दे देगा, उसका थोड़ा बहुत डिटेल देगा, बोलेगा उसका रेज्यूमे बनाओ। तो उसका रेफरेंसेस में हम लोग क्या लिखेंगे भैया, कोई भी बड़ा कंपनी का नाम, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं कि बिग फोर का नाम लिखना। बिग फोर, बिग फोर क्या है, KPMG, PwC, E&Y, एंड एक और था दिमाग से नाम उतर गया, KPMG, PwC, डेलॉयट। डेलॉयट, ठीक है। ये जो है ना, ये सब जो है ये बिग फोर कहलाता है, ठीक है। मतलब बोला जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस 4 कंपनी में, अगर वो लोग को आर्टिकलशिप लग जाए तो रेफरेंसेस यहीं से देना कि यहाँ का कोई मैनेजर हमको बोला, या फिर यहाँ पे कोई पार्टनर है वो बोला, तो बाहर होता है। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखेगा तो टीचर देखेगा कि इसको दुनियादारी के बारे में पता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेफरेंसेस को बड़ा ये कंपनीज का ही नाम लेना। इनफैक्ट तुम लोग ये सबका थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करना कि पार्टनर कौन है, मैनेजर कौन है, थोड़ा बड़ा बड़ा आदमी लोग का नाम, और वहां पे रेफरेंसेस में डाल देना, ठीक है। ओके, ओके। उसके बाद सवाल उठता है कि रेज्यूमे कितने टाइप के होते हैं। आ जाओ बुक में, पेज नंबर 12.2, सबको बुक खोलना, पेज नंबर 12.2। ओके, ध्यान देना सबको स्क्रीन पे। कितने टाइप के रेज्यूमे होते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में बेसिकली
डेट के हिसाब से तुम्हारा सब कुछ लिस्टेड होता है। मतलब लिस्ट योर मोस्ट रीसेंट वर्क और एजुकेशन हिस्ट्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि सीरीज में, सीरीज में होता है और उल्टा होगा, हमेशा रिवर्स होगा। ध्यान रखना, सीरीज में होगा और कैसा होगा, रिवर्स्ड होगा। यानी कि जो लेटेस्ट वाला है, जो रीसेंट वाला है वो टॉप में रहेगा और जो पुराना वाला है वो नीचे रहेगा। ठीक है, जो करंट पोजीशन है उसको टॉप में रखेंगे और जो सबसे अर्ली वाला पोजीशन है उसको लास्ट में रखेंगे। अच्छा, ये किसके लिए होता है, यहाँ पे लिख दो, बेस्ट फॉर नो लैप्सेस इन वर्क हिस्ट्री। मतलब कोई पिछला, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स से काम कर रहा है लगातार, लिख देना 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, मानो कोई पिछला 5 साल से लगातार काम कर रहा है तो वो जब दिखाएगा तो अच्छा भी लगेगा देखने में। मानो कोई पिछला 10 साल काम किया लेकिन लगातार नहीं किया, 2005 में किया, फिर 8 में किया, फिर 10 में किया, ऐसे छोड़ के, तो वो लोग को ये रिज्यूमे तो नहीं बनाना चाहिए। ये किसके लिए, जिसका भैया कोई लैप्स ना हो वर्क हिस्ट्री में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसका दिखाया, तुम्हारा नेम होगा, तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल होगा। ऑब्जेक्टिव समरी, कौन सा समरी देता है क्रोनोलॉजिकल में, ऑब्जेक्टिव समरी। फिर तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तुम्हारा अचीवमेंट जो को करिकुलर है, ट्रेनिंग वगैरह तुम जो जो लिए हो। फॉर एग्जाम्पल ना, आज का टाइम पे अगर तुम खाली सीए कर रहा है या फिर सीएस कर रहा है, फिर खाली मतलब कोई एक डिग्री लेके चल रहा है तो कोई इज्जत नहीं है तुम्हारा। तुमको साथ में और भी डिग्री करना होता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ऐसा कुछ तुम सीख लिया तो वो सबका वहाँ पे दिखा दो कि एडवर्टाइजिंग वगैरह में हम काम किए हुए हैं, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट हॉबी क्या है, तुम्हारा पर्सनल डिटेल, ये सब फॉर स्टूडेंट है। अभी मानो जॉब, ये तुम आर्टिकलशिप में जाएगा ना, जब आर्टिकलशिप तब काम आएगा। और ये कब, जब तुम सीए बन जाएगा, तुम्हारा नाम के आगे सीए लग जाएगा, तब जॉब में तुम्हारा नेम, तुम्हारा डिटेल, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समरी, तुम्हारा करियर समरी, तुम्हारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सब काम आएगा। मानो एक कंपनी में काम किए तो उस कंपनी में क्या जॉब था, उस कंपनी में तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उस कंपनी में तुमको क्या क्या अचीवमेंट मिला। मानो तुमको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला पिछला 2 बार, तो वो लिखो। फिर दूसरा कंपनी में गए तो वहां पे क्या जॉब था, वहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्या अचीवमेंट था, तुम्हारा एजुकेशनल डिटेल, तुम्हारा हॉबी, तुम्हारा पर्सनल डिटेल, ये सब चीज होता है। ओके, तो सिंपल, एकदम सिंपल है। अभी हम सबका दिखाएंगे तुम लोग को कैसे क्या होता है, खाली अभी देखते जाओ। फिर एक होता है फंक्शनल रिज्यूमे। ठीक है, क्या होता है फंक्शनल रिज्यूमे, ये तुम्हारा स्किल और अकम्पलिशमेंट पे फोकस करता है। किस पे, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स पे, कि तुम्हारा क्या स्किल है, क्या अकम्पलिशमेंट है। ठीक है, इसके लिए ना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है वो सेकेंडरी है, लिख दो यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज सेकेंडरी। उसको ज्यादा भाव नहीं देना, पहले किसको भाव देना है कि तुम्हारा क्या स्किल है, तुम क्या क्या चीज जानता है, क्या क्या अकम्पलिशमेंट है, क्या क्या पा चुका है लाइफ में, तुम क्या क्या मतलब ऑफर कर सकता है उस पोजीशन के लिए, उसका यहाँ पे जिक्र करना रहता है। ठीक है, ये किसके लिए गुड होता है, लिखो गुड फॉर न्यू ग्रेजुएट्स। जब नया नया सीए बनेगा ना, तुम लोग फंक्शनल रिज्यूमे देना। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में क्या देगा तुम लोग, 3 साल तो तुम लोग आर्टिकल चिपका हुआ होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, नया नया अभी आए तो फंक्शनल रिज्यूमे। और क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे कौन देता है भैया, जिसको अच्छा खासा टाइम हो गया है और वो जॉब स्विच कर रहा है उसको। ओके, अब आता है कॉम्बिनेशन, जिसमें मिक्स होता है क्रोनोलॉजिकल का भी और फंक्शनल का भी। यानी कि अगला काम भी किया पिछला 5-6 साल और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है उसको। ठीक है, यानी कि स्किल्स भी है और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है, लिख दो इसमें स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस, दोनों चीज है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे वही बोला कि a combination resume begins with functional format and finishes with information of employment history which provide details of organization one has worked for with dates। मतलब कि स्टार्ट होता है तुम्हारा फंक्शन तुम्हारा स्किल वगैरह का
ज्ञान देते हुए, और खत्म करते करते सारे हिस्ट्री बता देते हैं हम लोग। इसमें क्या तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करियर प्रोफाइल, कहाँ कहाँ काम किया है, किसमें किसमें एक्सपर्टाइज है तुम लोग, वर्क एक्सपीरियंस, क्या क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या क्या स्किल्स है, ये सब चीज। कभी भी रिज्यूमे लिखते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, क्या? सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम, नहीं होता है कि हर लाइन के बीच में गैप छोड़ो। हर फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन लिखें, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिखना मत तुम लोग, ठीक है? तुम लोग अपना डिटेल दे रहे हो, उसमें एडुकेशन लिखा, तो सारा एडुकेशन लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ो और फिर लिखो स्किल्स। तो ये सब कॉमन, सुंदर होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है? घिचड़ पिचड़ मत कर देना, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखने बोला। उसके बाद पेजेस का ध्यान रखना, 2-2 3-3 पेज का रिज्यूमे नहीं होता है, रिज्यूमे 1 पेज, आधा पेज, इतना ही का होता है, ठीक है? ऐसा कोई आइडल लेंथ नहीं है, लेकिन जितना छोटा हो, जितना क्रिस्प हो, उतना अच्छा। आई विल रिकमेंड 1 पेज। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियरली बताओ, ठीक है? कि तुमको क्या चाहिए इस जॉब से। हम याद करो, बोले थे ना, 2 टाइप का तुम्हारा ये होता है प्लेटफॉर्म, 2 टाइप का स्टेटमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड प्रोफेशनल स्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव अपना बता दो भाई कि हमको ये तुम्हारे जॉब से चाहिए। अच्छा, अनट्रूथ और एग्जैजरेशन मत बताना, अभी हम तुमको बता रहे हैं क्यों। एक सेकंड। पिछले साल का बात है, मेरा एक फ्रेंड है, वो जॉब के लिए गया था, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अमेजोन का। और उसमें वो क्या लिखा कि उसको म्यूजिक पसंद है, ठीक है, हॉबी में लिख दिया उसको म्यूजिक पसंद है, झूठ झूठ। और अगला जो उसका इंटरव्यूअर बैठा था, उसका क्लास ले लिया, उसको म्यूजिक में अच्छा नॉलेज था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, तो उसका पूरा क्लास ले लिया। और जब आगे वाला इंटरव्यूअर देखा कि इसको तो कुछ नहीं पता है, अभी जब म्यूजिक होता है ना, उसमें कुछ टोन वगैरह होता है, जैसे ई माइनर, सी माइनर, गिटार वगैरह का, पियानो वगैरह का, तो वो सब के बारे में पूछ लिया और ये चुप हो गया। तो वही लिखना जो तुमको आता है, ठीक है? एग्जाम में तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब फ्यूचर में असली में जाओगे तो वही लिखना जो तुमको आता है, हवाबाजी करने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज करना कि वो लॉजिकली फ्लो, मतलब एकेडमिक्स के बारे में बता रहे कि तुम कहाँ से क्या पढ़े, क्या कैसे कहाँ पढ़े, कितना परसेंट आए, वो सबसे बढ़ते 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 जॉब में जाना है। ये नहीं कि पहले जॉब के बारे में बता रहे हैं या फिर ऊपर नीचे कर दिए फॉर्मेट को, कभी नहीं। टोन न्यूट्रल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। मानो तुम कुछ कर रहे हो और उसमें लग रहा है कि तुम हिंदू को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो या मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हम ऊपर लिखवा दिए कि कभी भी कोई रिलीजियस अकम्पलिशमेंट मिला, मानो मदरसा से तुमको सम्मान मिला, ठीक है, मुस्लिम का मदरसा होता है, उससे तुमको सम्मान मिला, या फिर तुम कहीं लंगर वगैरह लगवाए थे बहुत बड़ा, न्यूज वगैरह में आया था, तो वो सब दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल एरर का तो जगह ही नहीं है। कभी भी यहाँ पे तुम ग्रामेटिकल एरर किया, तुमको समझ लो इंटरव्यू में नहीं पास करेगा। तुम अपना अचीवमेंट को अच्छे से दिखाना, और एक्सपेक्टेड सैलरी कभी भी मेंशन मत करना, एक्सपेक्टेड सैलरी कभी भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो हम लोग आते हैं पहला सैंपल में। ये कौन सा फॉर्मेट है? क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है? नेम, फिर एड्रेस, तुम लोग भी बनाते जाओ जैसे हम बना रहे हैं, फिर फोन नंबर, और फिर ईमेल। सबसे पहले बीच में कॉपी का ये लिख देंगे। फिर क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखे? ऑब्जेक्टिव, क्या चाहिए तुमको, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है टू बी एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना जहाँ पे खूब सारा अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रोथ मिले करियर में, एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट मिले, जिसको हम लोग अपने अकाउंटिंग स्किल और एबिलिटी को मैक्सिमम करने में इस्तेमाल कर सकें। आई विल रिकमेंड, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश का ज्ञान देना है, तुमको दिखाना है कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से आता है, ठीक है? नहीं हो ये, इसको हल्का सा मेमोराइज कर लेना, थोड़ा दिमाग में रखना, कुछ नहीं समझ में आए तो ये लिखना, और नहीं तो अपने से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर समरी, छोटा सा, कि मोर देन 13 years ऑफ एक्सपीरियंस। देखो 13 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए क्रोनोलॉजिकल बनाया है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल भी है, मैनेजरियल भी है। फ्लॉलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, good at application of accounting concept, experience in accounting practices, excellent communication and comprehension skill, in-depth knowledge of foreign policies, trade policies, ये सबका in-depth knowledge है। तो ये सब वहां पे लिखना है, ये सबको ध्यान रखना है। एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना है, लिख दो बिफोर एग्जाम,
पढ़ के जाना। कल को मानो आ गया करिकुलम ये बनाने रेज्यूमे, तुम लोग क्या लिखेगा, अपना इंग्लिश लिखेगा, कभी अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। ये सब ज्ञान लिखना। देखो यहाँ पे क्या बोला, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि फॉरेन के साथ कैसे ट्रेड होता है वो सब के बारे में पूरा नॉलेज है। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज तुम लोग वहां पे लिख सकता है। फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर जॉब है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सपीरियंस, बड़ा बड़ा कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट किए हैं, लिख दो वहां पे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टैक्सेशन, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। ओके, एक्सपीरियंस में मानो बहुत पुराना है, जैसे ये तो 2004, ये प्रेजेंट है, तो अगला सीए बन गया है, ऑडिट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, कंपनी का नाम कहाँ, मुंबई। क्या क्या कर रहा है देखो वहां पे लिखा है कि अलग अलग क्लाइंट से डील कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्कोप को लेकर, अकाउंटिंग्स को लेकर, उनका फाइनेंशियल सिस्टम, बजट को मेंटेन कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अच्छा, रिप्लाई टू नोटिसेस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी हम लोग क्या करते हैं ना, आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इनकम टैक्स वाला नोटिस भेजता है, तो उसको रिप्लाई भी सीए को करना होता है, तो उसका रिप्लाई करते हैं। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब के जगह अब क्या हो जाएगा, जीएसटी, ठीक है। रेगुलर मीटिंग विद सीनियर मैनेजमेंट, एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइस फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं, और यही सब इंग्लिश में लिखना है। देखो तुम लोग अभी ना बच्चा वाला लेवल पे, तुम लोग को नहीं पता होगा कि टैक्सेशन क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, भारी भारी वर्ड लग रहा है, लेकिन ये सब तुम लोग आने वाला टाइम में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। जो बड़ा बड़ा कंपनी में पोजीशन में बैठा रहता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वहां होगा तुम लोग। तो अभी से उस चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना चालू करो, और नॉलेज भी नहीं तो हम जो जो अंडरलाइन करें साथ में अंडरलाइन करो, एग्जाम में लिखना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करे, एग्जाम में ये सब लिखना है। अच्छा, जब तुम इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था तब कहाँ था, डायरेक्ट टैक्सेशन में थे भैया, कहाँ, गोयल एंड एसोसिएट्स, प्रीतमपुरा दिल्ली, कोई भी जगह का नाम दे दिया, नाम देना जगह का जरूरी है कंपनी के साथ। क्या किया, कोर टीम मेंबर में थे, इंगेजमेंट टीम्स में, स्टैट्यूटरी ऑडिट करते थे, मतलब बड़ा बड़ा कंपनी का मेन टैक्सेशन वाला ऑडिट, टैक्स ऑडिट करते थे अलग अलग सेक्टर का। चाहो तो इंडस्ट्री का सेक्टर लिख दो कि हम मैन्युफैक्चरिंग में थे, मैन्युफैक्चरिंग में किसी कंपनी का नाम लिख दो। हम सर्विस वाला इंडस्ट्री में थे, मानो कोई सर्विस जैसे केपीएमजी ये सर्विस देता, तो उस इंडस्ट्री में भी थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिपेंडेंटली हैंडल्ड असाइनमेंट, बड़ा बड़ा असाइनमेंट को अकेले हैंडल किए हैं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं अलग अलग कंपनी और फर्म का, तो उसका ज्ञान दिया यहाँ पे। फिर एडुकेशन पे है, क्रोनोलॉजिकल है तो पहले जॉब फिर एडुकेशन पे है। 2004 में फाइनल सीए का निकाले, कहाँ से, 2001 में ये आईपीसीसी निकाले, यानी कि इंटर कहाँ से, ठीक है, सीपीटी कहाँ से निकला, कौन से साल में निकला, ग्रेजुएशन कैसे की है, कहाँ से की है, 12th कहाँ से हुआ, 10th कहाँ से हुआ, ये सब छोटा मोटा डिटेल। तुम लोग चाहो तो ऐसे दे दो, तुम लोग चाहो तो टैब्यूलर फॉर्म में, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखा है वैसे दे दो। हम रिकमेंड करेंगे टैब्यूलर फॉर्म में देने, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्यों, क्योंकि भैया कम पेज में होगा, टीचर देखेगा कि कहीं रेज्यूमे का जगह सीवी तो नहीं बनाया 2 पेज का, तो टैब्यूलर फॉर्म में छोटा पड़ता है। ओके, उसके बाद स्किल्स में एमएस ऑफिस आता है, टैली आता है, 250 आवर का कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, इसको बोलते हैं एडवांस्ड आईटीटी, एडवांस्ड आईटीटी, वो कर लिए हैं। लेटेस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग को नॉलेज है, तो उसके बारे में लिखो। पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, लैंग्वेज कौन कौन सा आता है, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस चाहो तो हटा दो यहाँ से क्योंकि ऊपर है, ये 3 चीज लिखना जरूरी है। और लास्ट में डिक्लेरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई सोलेमनली डिक्लेयर कि ऊपर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, डेट, प्लेस, तुम्हारा नाम और साइन, ठीक है। तो एग्जाम में क्या ऐसे भैया हम लोग को देगा, तुम लोग को बोल देगा कि अगला को कितना साल का एक्सपीरियंस है, अगला का नाम क्या है, ठीक है। तो गलती मत करना कि यहाँ पे लास्ट में अपना नाम लिख दो, कभी नहीं, नेवर, नेवर ओन नेम, उसी का नाम लिखना है। ये देखो फंक्शनल फॉर्मेट, ठीक है, नाम डिटेल सब वैसे ही वैसा, बीच की जगह यहाँ पे कर दिया, कर सकते हैं, बीच में भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। फिर करियर ऑडिट, हाँ बोलो। आप तो बोले तो भाई रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए।
हाँ, एक पेज, 1 से 1.5 पेज। तो ये तो दो पेज तो टच कर गया ये तो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज नहीं टच कर रहा है यहाँ पे। ये तुमको लग रहा है कि 2 पेज टच करेगा, जब तुम ये क्वालिफिकेशंस को डब्बा में लिखोगे, पर्सनल एक्सपीरियंस में 3 पॉइंट करके लिखोगे तो हो जाएगा। तुमको एग्जाम ओरिएंटेड फोकस रहना है कि हमको मैक्सिमम 1.5 पेज में अपना रिज्यूमे कंप्लीट करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। मतलब अगर मानो तुमको हम दिखाएं, मानो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी का पेज 1 है और ये कॉपी का पेज 2 है। तो ये पूरा पेज और अगला का मानो तुम आधा पेज तक लिखा, ये जो नीचे वाला जगह है यहाँ पे डेट, प्लेस, साइन, ये सब के लिए छोड़ दिया। इस तरीके से तुम 2 पेज कवर करेगा, ठीक है। इस तरीके से 2 पेज कवर करना, उससे ज्यादा कभी मत करना। ओके, देखो टेक्निकल स्किल्स, इसके अंदर पढ़ो क्या क्या चीज के बारे में बात किया। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, ठीक है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफिस, क्रिएटिव सूट, फोटोशॉप वगैरह आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस में रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, लीडरशिप प्रूव किए हैं। एडुकेशन, अगला का बीटेक है, सीए नहीं है, ये इंजीनियर है, इसीलिए यहाँ पे क्या चीज था, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो तुम लोग को मानो एग्जाम में दिया कि इंजीनियर की तरफ से बनाओ, तो ये 2 वर्ड को लिखना है। प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज देखो, जावा, C++, विजुअल बेसिक, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद एक नया अभी पाइथन, ये सब लिखो, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट में देखो, प्रेसिडेंट था तो वहां पे शो ऑफ किया, ठीक है। लेआउट आर्टिस्ट था तो शो ऑफ किया। अच्छा, जॉब मिलने से पहले क्या था उसके बारे में लिखाया। रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड अपन रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं कि रेफरेंसेस अगर रिक्वेस्ट हुआ तो प्रोवाइड करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा किसका नाम लिखना है तो ये लिखेंगे तो भी चलेगा, गुड। डिक्लेरेशन में ये लाइन तो याद कर लो, यही लिखना है, डेट, प्लेस, साइन, ठीक है। फिर ये कॉम्बिनेशन दोनों का मिला के, करियर ऑब्जेक्टिव, समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, एडुकेशन, इसका भी इंजीनियर है, ठीक है। कहाँ कहाँ काम किया ये देखो, लैंग्वेजेस देखो इन लोग का, तुम लोग अपना अपना लैंग्वेज देखो और इसका लैंग्वेज देखो, अंतर है, तो ये सब तुम लोग को देखना होगा थोड़ा एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा उसको क्या क्या मिला। देखो, पॉसिबल रिस्क फैक्टर सच एज टॉक्सिन, contamination, foreign bodies using practical application of microbiology in testing pharmaceuticals and foods, कितना भारी भारी वर्ड यूज किया, तो तुम लोग थोड़ा भारी तो कर ही सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अगला को जॉब कहाँ कहाँ मिला, फुल टाइम था कि पार्ट टाइम था, वो भी लिख दिया। कंप्यूटर स्किल, कभी भी तुम इंजीनियर है तो कंप्यूटर स्किल का शो ऑफ करना जरूरी है। कभी भी तुम सीए का जॉब एप्लीकेशन बना रहे हो तो तुमको अकाउंटिंग एंड क्या बोलते हैं, टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, ये सब का दिखाना जरूरी है। रेफरेंसेस अवेलेबल अपन रिक्वेस्ट, या फिर नाम, लास्ट में डिक्लेरेशन, डेट, प्लेस, साइन। यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दिया है तुमको, ठीक है, ये फॉर्मेट है बेसिक। फॉर्मेट हटाओ, फॉर्मेट का अपन को जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत ही नहीं है फॉर्मेट का, ठीक है। हम लोग ऊपर से देख के सीख गए, ठीक है। लेकिन लेकिन अब आओ वापस से कॉपी में। एक होता है कवर लेटर, एक होता है कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? लेटर सेंट विथ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ ये लेटर भेजा जाता है। किसके साथ? रेज्यूमे के साथ। तुम्हारे रेज्यूमे के साथ एक लेटर भी जाता है, ठीक है। क्या करता है? एक्सप्लेनिंग कंटेंट्स ऑफ द रेज्यूमे, कि रेज्यूमे में क्या है उसको एक्सप्लेन करता है। या फिर बोलो और एज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के तौर पे उसको कवर लेटर भेजते हैं रेज्यूमे के साथ चिपका के, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते कि हम लोग एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
ये जो है मैक्सिमम 3 से 4 पैराग्राफ में तुम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, कितना मैक्सिमम? भैया थोड़ा सा नीचे करिए ना। कर दिए। मैक्सिमम 3 से 4 पेज में अपन को कंप्लीट करना है। ठीक है। अच्छा, इसका कोई पर्पस है? देखो पर्पस, क्या रीजन है इसको लिखने का? इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, फिर मेंशन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। किस जॉब के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो इस लेटर में उसका ज्ञान देते हैं। फिर कॉल ऑफ एक्शन, कि सर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाइए, वो भी लिख देते हैं, रिक्वेस्टिंग एन इंटरव्यू। उसका भी बता दो कि भैया हमको इंटरव्यू में बुलाना है, अगला को बता दो इसी लेटर में। ठीक है, तो हम क्या बोले, 2 से 4 पैराग्राफ। सबसे पहले फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा में रिवील अबाउट योरसेल्फ, तुम कौन है उसको रिवील करो। तुम्हारा अभी करंट पोजीशन क्या है, क्या कर रहा है, उसे थोड़ा बहुत लिख दो। योर इंटेंशन, किस इरादा से तुम ये लेटर लिख रहा है, क्या जॉब के लिए लिख रहा है, उसको यहाँ पे रिवील करो। ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वी विल ग्रैब द एम्प्लॉयर्स अटेंशन। जो एम्प्लॉयर है उसका अटेंशन को यहीं पे इस तरीके से लिखो कि हम लोग ग्रैब कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल लिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल। थर्ड पॉइंट क्या है भैया? थर्ड पॉइंट, ग्रैब एम्प्लॉयर्स अटेंशन। एग्जाम्पल्स में जैसे कि लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स, एक सेकंड रुको, क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन। अब यहाँ पे तुम्हारा इमेजिनेशन के ऊपर है, तुम चाहो न्यूज़पेपर लिखो, तुम चाहो रेडियो, रेडियो पुराना हो गया, टीवी लिखो, बैनर लिखो, फेसबुक लिखो, इंस्टाग्राम लिखो, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दो। अच्छा, उसके बाद आई वॉज रेफर्ड टू यू बाई, और कोई अच्छा कंपनी का अच्छा पोजीशन में किसी का नाम लिख दो। ठीक है, और वो असली होना चाहिए, नकली नहीं, बनाया हुआ नहीं। उसके बाद प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर एज माई एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन। और जिस पोजीशन के लिए तुम लिखे हो, मानो पोजीशन ऑफ मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जिस भी पोजीशन के लिए तुम लोग लिखे हो उस पोजीशन का जिक्र कर दो। ठीक है, ये था फर्स्ट पैरा। अब आते हैं सेकंड पैरा।
सेकंड पैरा, शो व्हाट यू हैव डन, अभी तक क्या क्या किया यहाँ पे दिखाओ, शो व्हाट यू हैव डन। ये एक टाइप का मतलब वहां पे जो हम लोग करिकुलम ये रेज्यूमे दे रहे हैं उसका एक लेटर टाइप का बना के दे दिए और कुछ नहीं। ठीक है, हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी, जो कंपनी में तुम जॉब के लिए जा रहे हो उसको कैसे मदद कर सकते हो, क्यों तुमको ले, इसका जवाब। अच्छा, रिवील योर एबिलिटीज, योर स्किल्स, उसको यहाँ पे रिवील करो। कभी भी डोंट इंक्लूड योर हॉबीज, अपना हॉबी कभी मत लिखो। एग्जाम्पल, द पोजिशन represents an opportunity, the position represents an opportunity to continue my career path। ये इस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं वहां पे, करियर पाथ। अच्छा, उसके बाद माई प्रोफेशनल स्किल्स appear to be well suited for your company's requirement। दो काफी है, ऐसे करके हम लोग वहां पे सेकंड पैराग्राफ में अपना लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 यानी कि मतलब थर्ड पैरा, थर्ड पैरा, भैया आप तो बोले थे 2 ही पैरा में लिखना है ये वाला नहीं लेटर। हम बोले थे 3 से 4 पैरा में लिखना है, देखो ऊपर 3 से 4 पैरा में, मैक्सिमम 3 से 4 पैराग्राफ। ठीक है बेटा, 3 से 4 पैरा। थर्ड पैरा में आंसर द क्वेश्चन, एक सवाल रहता है वो लोग का दिल में, वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, तुमको नौकरी पे क्यों रखें, तो उसका जवाब देंगे तीसरा पैराग्राफ में कि भैया हम बेनिफिशियल हैं, एक्सप्लेन हाउ यू आर बेनिफिशियल फॉर देम, you are beneficial for them। और लास्ट में जो फोर्थ पैराग्राफ होता है वो इंक्लोजिंग होता है, उसमें बंद कर देते हैं। फोर्थ पैरा में क्लोज द कवर लेटर, जो कवर लेटर है उसको बंद कर दो। कैसे, एग्जाम्पल, आई एम ईगर टू टॉक अबाउट द contributions I can make to your firm। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड with enthusiasm, with enthusiasm to an interview। ठीक है, और ये सब तुम लोग चाहो ना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना ये सब लाइन। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया आप लोग, आपका तो इतना सारा स्टूडेंट है सब यही लिखेगा, हर पेपर अलग अलग टीचर पास जाएगा, चिल मार के लिखना तुम। ठीक है, ओके। तुम लोग को हम फॉर्मेट बनवा देते हैं, नए पेज में आना, भैया ऊपर करिए ना। न्यू पेज में आके फॉर्मेट बनाना। ठीक है, हो गया। ओके। लिखो फॉर्मेट, नया पेज में, फॉर्मेट ऑफ अ कवर लेटर। एक कवर लेटर का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले नेम, तुम्हारा नाम या फिर जिसके नाम से लिख रहे हैं हम लोग एग्जाम में, उसका एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, सिटी, स्टेट, उसका जिप कोड जो है वो, ये सब, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल। ठीक है, ये 4 डिटेल के बाद लीव अ लाइन, ये 4 डिटेल के बाद लीव अ लाइन, लिखो डेट, और उसके बाद फिर से लीव अ लाइन। ये लाइन हम जो बनाते हैं इसका मतलब लाइन छोड़ो बीच में। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्टैक्ट इन्फो, अगर तुम्हारे पास एम्प्लॉयर का भी नंबर है इफ़ अवेलेबल तो वो लिख दो। ठीक है, एम्प्लॉयर का नाम, टाइटल, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड के साथ, और फिर एक लाइन छोड़ो, और इसके बाद सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस इसका मतलब डियर, मिस्टर, मिसेस या फिर मिस, जो भी टाइटल है टाइटल लिख दो। आई विल रिकमेंड कि लास्ट नेम यूज करना उसका, मिस्टर मेहता, मिस मेहता, ऐसे करके कुछ, या फिर एकदम नॉर्मल नॉर्मल रखना तो डियर सर मैडम, सीधे यही लिख दो। फिर से एक लाइन छोड़ो, जो 4 पैराग्राफ है, बॉडी, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, सब पैराग्राफ के बीच में एक लाइन होगा, थर्ड पैरा और फोर्थ पैरा, हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन सब्जेक्ट होगा। नहीं लिखेंगे भैया? ना, सब्जेक्ट नहीं लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ो और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ऐसे करके, योर सिंसियरली, ऐसे करके कुछ भी, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, तुम्हारा नाम, तुम्हारा साइन, पहले साइन होगा उसके नीचे नाम होगा कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, कैपिटल ब्लॉक लेटर में होगा नाम, कैप्स में। इस तरीके से अपन कॉम्प्लीमेंट्री कवर लेटर भेजते हैं आगे वाले को। इजी, ओके। देखो यही चीज़ यहाँ पे पूरा इंग्लिश में बताया है, एक सैंपल दिया। देखो, अपना एड्रेस, डेट, आगे वाला का एड्रेस नाम, डियर टाइटल या फिर नाम कुछ भी, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है और फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐड कर लो फिर सब्जेक्ट। कौन हमको याद दिलाया था सब्जेक्ट के बारे में?
बोले थे। नाम बोलो ना यार। देख आवाज थोड़ी पहचान रहे हम। राहुल या अरमान, कौन है? अरमान। अरमान। हाँ, तुम बुक से देख के बोला कि तुम कहीं देखा हुआ है कवर लेटर में सब्जेक्ट को? याद है भैया लेटर ये वाला। ये कोई भी नॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट भी घुसा दो, डियर के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। जो सैल्यूटेशन है उसके बाद एक लाइन सब्जेक्ट, और फिर एक लाइन छोड़ के स्टार्ट किया है। सब्जेक्ट मतलब किस लिए लेटर लिख रहे हैं। ओके, देखो कैसे स्टार्ट किया। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन ये, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट इन एयर अटलांटिक। I wish to apply for the same. I'm confident that my dynamic customer service and teamwork skills will make me a strong member of your crew. English देखो कितना अच्छा है, आगे वालों को देख के अच्छा लग रहा है। My extensive experience in the customer service industry has taught me the value of providing positive, individualized service to all customers. As a restaurant host, I made sure to promote each guest's comfort and well-being. As an award-winning sales representative, I worked one-on-one with customers to ensure that all of their questions about products were answered and that each customer felt listened to. I would bring this positive energy and hospitality to my job as flight attendant to Air Atlantic. फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ लिखा, ठीक है, और फिर एक लाइन लिखा, आई नो आई वुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायनेमिक क्रू एट एयर अटलांटिक। फिर क्या, आई वुड लव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विथ यू अबाउट हाउ माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वुड मेक मी एन एसेट टू योर फ्लाइट क्रू। इंग्लिश पे ध्यान दो तुम लोग, ऐसा इंग्लिश तुम लोग को लिखना है। फिर सिंसियरली कविता, कविता वर्मा, ठीक है। क्या याद रखना है, करेक्ट फॉर्मेट यूज करना है, रिपीटेशन इंफॉर्मेशन का कभी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जो पोस्ट के लिए तुम लिखे हो वो मेंशन करना, आगे वाला का टेंशन लेना है, क्यों इंटरेस्टेड है उस जॉब कोर्स में वो लिख दो, और ग्राउंड वर्क फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए तुम अपना ऊपर में नंबर वगैरह दे के रखा, ठीक है। ओके, तो ये हम टोटल तुम लोग को ज्ञान दे दिए रेज्यूमे राइटिंग का। अभी हम बताते हैं क्या क्या होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है, ठीक है। तो भेज देना हमको, आने वाले 2 दिन में होमवर्क भेज देना, और कोई भी इशू होगा तो व्हाट्सएप पे हम लोग उससे डील कर लेंगे, ठीक है। 1 सेकंड रुको।